हेलो फ्रेंड्स, सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट सुपर टेट की लगातार तैयारी के लिए आप सभी लोगों को सुबह और शाम को क्लासेस मिल रही हैं। उसी सीरीज में एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपकी घर बैठे एकदम सटीक 100% तैयारी के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो टॉपिक चल रहे हैं, उसमें पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो बुक है हमारा परिवेश, उसका आपको अगला पार्ट लेकर चलते हैं। तो हमारा परिवेश बुक के हमने आपको 8 पार्ट करा चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 पर, जिसमें कि आपके इस समय जो जूनियर की बुक्स है हमारा परिवेश, उसके एक एक करके सभी टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से देख रहे होंगे। सभी क्लासेस को आपने देखकर पिछले सभी क्वेश्चंस को पूरी तरह से तैयार कर लिया होगा। जो लोग आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और सभी पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वहां पर जाकर के उन सभी क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके किस प्रकार बन सकते हैं, उनको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के पर्यावरण पर तथा पारस्परिक प्रभावों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमारे पर्यावरण के आसपास रहते हैं, हमारे परिवेश में रहते हैं या जहाँ कहीं भी रहते हैं, उनका आपस में क्या बिहेवियर है, कैसा उनका आपस में बर्ताव है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। परिवेश का अध्ययन इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, इकोलॉजी, इसको नाम दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो दोस्तों, इकोलॉजी शब्द जो है, इसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। ठीक है। इसके बाद अगला है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का पिता किसे माना जाता है। यह हमने आपको बताया इकोलॉजी, अब आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम आखिर होता क्या है? जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, इसका पूरा जो एक चक्र चलता है, जो इसका पूरा एक तंत्र होता है, जो भी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सभी इकोसिस्टम के अंतर्गत कहलाती हैं। इकोसिस्टम का पिता एजी टांसले को कहा जाता है। ठीक है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था और इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग जो किया था वो एजी टांसले ने किया था। तो याद रखिएगा, जब सिस्टम आ जाए तो टांसले याद रखना, जब लॉजी आ जाए तो हैकल याद रखना है। दोनों में छोटा सा अंतर है, यही कंफ्यूजन पैदा कर देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र किन घटकों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत केवल सजीव घटक नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत आपके सजीव घटक आते हैं, निर्जीव घटक भी आते हैं। यानी कि आपके रहन सहन के लिए जो जो भी व्यक्ति जिस अपने वातावरण में रहता है, उसके रहन सहन के लिए सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। सबका उसके जीवन में, उसके आसपास के वातावरण में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो ये सभी चीज़ें आपके पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हरे पेड़ पौधे किस आते हैं। पौधे जो होते हैं वो किसका कार्य करते हैं? उत्पादक का कार्य करते हैं। ये चीज आपको जब इकोसिस्टम पढ़ाया जाता है, इकोलॉजी पढ़ाया जाता है, उसके अंतर्गत आपको कंज्यूमर, प्रोडक्ट, फर्स्ट प्राइमरी लेवल का, सेकेंडरी टर्सरी लेवल का, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसमें आपका जो प्रोड्यूसर होता है, जो आपका उत्पादक होता है, वो हमेशा आपको याद रखना क्या होगा, हरे पेड़ पौधे होते हैं। इसके अंतर्गत वे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो किसी भी रूप में स्वयं पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे सीधे सीधे उत्पादक का कार्य करते हैं और हरे पेड़ पौधे किसी अन्य जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहते। इस वजह से इन्हें क्या नाम दिया गया? उत्पादक का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर, जो जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो किसी पर निर्भर नहीं रहे वो आपका उत्पादक हो गया। अब जो किसी भी रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप में, किसी पर भी निर्भर रहता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका उपभोक्ता कहलाता है। उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम कंज्यूमर का नाम देते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। यही उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर होता है। चाहे आप किसी भी जगह इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको यही पता लगेगा, उत्पादक जो किसी चीज़ का निर्माण
निर्माणकर्ता उपभोक्ता जो किसी चीज का यूज करता है, किसी चीज का उपयोग करता है, उपभोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मृत जीवधारियों व सड़ी गली वस्तुओं को खाकर उनसे पोषण ग्रहण करने वाले जीवधारियों को क्या कहते हैं? तो इन्हें अपघटक का नाम दिया जाता है। जैसे कवक हो गया, आपके बैक्टीरिया हो गए, कई ऐसे होते हैं जीव जंतु जो बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग छोटे जीव जंतु होते हैं, एक कोशीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये आपके क्या करते हैं? अपघटक का कार्य करते हैं। और जो भी सड़ी गली चीजें होती हैं, जो भी बिल्कुल होती हैं, उनको जिंदगी को खतरनाक बैक्टीरिया उनको समाप्त कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो दोस्तों कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, किसी की भी बात कर लें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है निरंतर ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह क्यों जरूरी है? हम आपको आपसे कोई चीज लें, हम आप प्रोडक्ट हैं, हम कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर किसी चीज को तभी ले पाएगा जब उसको कोई चीज मिल रही हो दूसरे से, यानी कि उपभोक्ता से तभी तक जुड़ा पास एनर्जी है। जब तक वो हमको कुछ दे सकता है, जब तक हमारा पेट भर रहा है, तब तक हम उससे कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, फिर हम दूसरे के पास चले जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर निरंतर ऊर्जा का प्रवाह एक पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित बनाए रखता है। उनमें से एक भी श्रेणी अगर ऊर्जा का प्रवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र वहीं पर समाप्त हो जाता है और दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र की ओर आकर्षित हो जाता है, दूसरी ओर चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। निर्जीव घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो आपको सजीव घटक में तो पता है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब चीजें आ गई। इसका निर्जीव घटक में क्या आ जाता? तो आपका स्थल मंडल, जहां पर हम लोग रहते हैं, मध्य मंडल, और इसके बाद वायुमंडल, ये सभी चीजें आपके निर्जीव घटक के अंतर्गत आती हैं। हमने आपको क्या बताया था कि सजीव घटक है, उतना ही निर्जीव घटक, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ये भी आपके वातावरण के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि आपके लिए सजीव घटक आवश्यक होते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा में से कम या ज्यादा होने पर पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, हमने आपको क्या बताया कि ये सभी चीजें कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन क्या करता है? ये बैलेंस बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है पारिस्थितिकी तंत्र में। और जब कोई भी चीज कम या ज्यादा होने लगेगी, तो सीधे तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र आपका कैसा हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। किसी की मात्रा बढ़ जाएगी, किसी की मात्रा घट जाएगी, और धीरे धीरे आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो नष्ट होने लगेगा। तो ये आपका किसी भी चीज की एक लिमिटेड मात्रा ही आवश्यक होती है, एक उसकी सीमित मात्रा ही जरूरी होती है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं प्रत्येक चीज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो रही होगी, और आप लोग प्लीज सभी लोग लाइक करते रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या दिया गया? जो शाकाहारी जीव जंतु सीधे उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम सीधे सीधे क्या कहेंगे? प्रथम चरण का उपभोक्ता कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लेवल के जो आपके कंज्यूमर होते हैं, वो ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है सबसे नीचे क्या आता है? सबसे नीचे आपका प्रोड्यूसर आता है, प्रोडक्ट आता है, यानी कि क्या आ जाता है? पेड़ पौधे आ जाते हैं। पेड़ पौधों से सीधे तौर पर क्या खाने को मिलेगा? हरी पत्तियां, पेड़ पौधे, यही चीज खाने को मिलेगी। और ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? वेजिटेरियन के अंतर्गत आती हैं, शाकाहारी के अंतर्गत आती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपकी पहली श्रेणी जो होगी, जो आपकी प्राइमरी कह सकते हैं कंज्यूमर जो होगा, वो आपका शाकाहारी श्रेणी में आता है। और ये आपके प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे किस पर निर्भर हैं? ये सीधे सीधे आपके उत्पादक पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले आपको चलिए कि इसमें उदाहरण और दे देते हैं। तो इसमें आपका सीधे सीधे मान लीजिए हरे पेड़ पौधों की बात हो रही है, तो हरे पेड़ पौधे कौन खाता है? सीधे अगर आपको बता दें, बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है? बकरी को खा लेता है आपका कोई भी जीव जंतु ले लें, शेर कह दें सीधे, तो ये आपका क्या बन गया? एक पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन आपका पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। अब इसी प्रकार से कोई दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र आपके दिमाग में हो, आप लोग भी उसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला 12 नंबर पॉइंट है, मृत जीवों को खाकर स्वच्छता करने वाले जीवधारियों को क्या कहते हैं? तो इन्हें अपमार्जक का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो आपके अपघटक अलग चीज है, अपमार्जक अलग चीज है। दोनों बिल्कुल कार्य लगभग लगभग सेम है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं।
जो कि मृत जीवों को खा लेते हैं, वे आपके अपमार्जय कहलाते हैं। इसके अंदर गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, ये सभी जीव जंतु आते हैं जो कि बिल्कुल सड़ी गली चीज़ों को भी खा करके हमारे वातावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ रखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन की एक श्रृंखला होती है, इसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको पारिस्थितिकी तंत्र बताया। अब इसमें भी एक क्या होती है, एक पूरी सीरीज चलती है कि कौन घास खाता है, कौन छोटे जीव जंतुओं को खाता है, उसके बाद कौन बड़े जीव जंतुओं को खाता है। तो ये पूरा क्या चलता रहता है, पूरी फूड चेन चलती रहती है, ये पूरा आपका एक श्रृंखला चलती रहती है। इसे हम क्या नाम देते हैं, आधा आहार श्रृंखला या फिर खाद्य श्रृंखला का नाम देते हैं, यानी कि फूड चेन का नाम इसको दे देते हैं। जो कि एक आपको कह सकते हैं पूरी सीरीज दिखाती है, एक श्रृंखला दिखाती है कि आपको इस रूप में ये कार्य करना है, इस रूप में जानवर ये खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, कौन क्या खाता है, पूरी एक सीरीज चलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखलाओं का कई स्थानों पर जुड़े होना का कारण ये जाल की तरह उलझ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको एक आहार श्रृंखला या एक खाद्य श्रृंखला की बात की। अब आपकी एक खाद्य श्रृंखला से जरूरी थोड़ी ना एक ही चीज बन रही हो, आपकी बहुत से जाल बने होते हैं, बहुत से पारिस्थितिकी तंत्र आपके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र जब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इनको हम क्या कह देते हैं, खाद्य जाल नाम दे देते हैं, आधार आहार जाल इनको नाम दे दिया जाता है। यानी कि अगर आपको उदाहरण देकर बताया जाए तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपके पेड़ पौधे हो गए, अब इसे कौन खा रहा है, एक तरफ इसको कौन खा रहा है, तो यहाँ पर आपके हिरन खा रहा है इसको, फिर दूसरी तरफ कौन खा रहा है इसको, बकरी खा रही है, तीसरी तरफ इसको कौन खा रहा है, कोई छोटा सा कीट खा रहा है। अब ये कीट को कौन खाएगा, इससे बड़ा कोई जीव यानी कि कह सकते हैं मेढक खा लेगा इसको। हिरन को कौन खाएगा, हिरन को खा सकता है कोई कह सकते हैं हम लोग सियार खा सकता है, या और कोई बड़ा जीव जंतु खा सकता है। इसी प्रकार से बकरी को भी ये खा सकता है। अब सियार को या फिर कोई छोटे जीव जंतु को जो कि हिरन वगैरह को खा लेते हैं, उन्हें कौन खा सकता है, बड़ा जीव खा सकता है, यानी कि शेर खा सकता है। इसी प्रकार से इधर बढ़ते हैं तो मेढक किसको खाता है, कीट को खाता है। कीट को मेढक को कौन खाएगा, मेढक को सांप खा लेता है। सांप को कौन खाएगा, मोर खा लेता है। तो ये इसी प्रकार से इधर भी आपकी एक सीरीज बन गई। अब लेकिन इनमें क्या है, आपस में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, और यही पूरे जाल की तरीके जब फैल जाती तो इसे हम खाद्य जाल का नाम दे देते हैं, आहार जाल का नाम दे देते हैं। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। कहीं भी बात की जाए तो सूर्य का प्रकाश आपका सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा स्रोत कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर आने से पहले ही क्यों नष्ट हो जाती है? तो दोस्तों अत्यधिक प्रदूषण के कारण, साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक किरणें होने के कारण ये अधिकांश किरणें जो होती हैं, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर आने के पहले ही नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने तथा वंशावृद्धि के लिए जीवों को शारीरिक बनावट और क्रियाओं में आने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे अनुकूलन कहा जाता है। अगर आपको सीधे शब्दों में बताया जाए अनुकूलन क्या होता है, जो भी व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है, वहां पर अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है, इसे हम क्या कह देते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अब आपको पता होगा कि जैसे सर्दी वाला एरिया जो होता है वहाँ के लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्दी वाली जगह पर, ठंडी वाली जगह पर रहते हैं। इसी प्रकार से जो गर्मी वाली जगह पर रहते हैं वो देखे होंगे आपने, लंबे चौड़े काले व्यक्ति होते हैं, निग्रो जिनको कहा जाता। तो ये एक आपकी कह सकते हैं हम लोग स्थायी परिवर्तन आ जाता वहाँ पर रहते रहते उनकी शारीरिक बनावट में, उनकी क्रियाओं में। तो ये परिवर्तन जो होता अनुकूलन के कारण आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, देखते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए यहाँ पर इसी की बात की गई, विभिन्न वातावरणीय दशाएं, उनमें अनुकूलित रहने वाले जीवधारी व कुछ पौधों के नाम दिए गए। तो देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मरुस्थलीय क्षेत्र की, जो पूरा रेतीला क्षेत्र होता है, और यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक गर्मी होती है और पानी की कमी होती है। तो इसमें क्या होते हैं, ऊंट रह सकते हैं, बबूल के पेड़ होते हैं, नागफनी होते हैं, कैक्टस होते हैं, यानी कि वो अपने को इसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। आपने देखा होगा ऊंट कई कई दिनों तक
पानी पिए बिना ही रह सकता है। इसी प्रकार से बबूल हो गया, नागफनी हो गया, इनको भी पानी की आवश्यकता नहीं होती। इनकी पत्तियां जो होती हैं कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये आपके क्या हो गए, उसके अकॉर्डिंग रहने के लिए अनुकूलित हो गए, उस वातावरण के अकॉर्डिंग रहने के लिए। अगला आपका जलीय क्षेत्र आ गया। तो जल की अधिकता जहाँ पर होती है वहाँ क्या हो जाता है, जलीय जीव जंतु आ जाते हैं। मछली हो गई, मेढक हो गया, सिंघाड़े, कमल, ये पेड़ पौधे होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वनस्पति क्या है, जलीय वनस्पति होनी चाहिए। और जलीय वनस्पतियों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी पत्तियां चिकनी होती हैं ताकि पानी में इनकी पत्तियां ना सड़ें। तो ये कोई कर थोड़ी ना देता, ये तो सब चीज़ें प्रकृति में अपने आप को अनुकूलित बनाए रखने के लिए स्वतः ही परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये आपका जलीय क्षेत्र हो गया। अब पर्वतीय क्षेत्र यानी कि कैसे क्षेत्र में आ गए, जहां सर्दी अधिक पड़ती है, जहां अत्यधिक ठंड हो, हिमपात हो, यानी कि आपका स्नोफॉल वगैरह होता रहता है। वहां कौन होता है, याक होता है। देखे होंगे आपने, बहुत बड़े बड़े शरीर पर बाल होते हैं, और एक तरीके से बैल की तरह दिखने में लगता है। इसके बाद पहाड़ी भालू हो गया, आपका चीड़ हो गया, देवदार के पेड़ हो गए। ये ऊंचाई वाले स्थान पर होते हैं, नुकीली इनकी पत्तियां होती हैं और इस प्रकार के शंकु आकार के पेड़ होते हैं, ताकि अगर बर्फ इन पर गिरती है तो वो अपने आप नीचे सरक जाती है। अगला 19 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे देश में आने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं। तो मौसम को अनुकूलित बनाए रखने के लिए जब कहीं सर्दी पड़ने लगती तो वहां से जीव जंतु हट जाते हैं, जब गर्मी पड़ने लगती तो पक्षी वहां से आकर के दूसरे स्थान पर आ जाते हैं और ये हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी का नाम देते हैं। कई स्थानों पर आपने पक्षी विहार देखे होंगे, उनमें प्रवासी पक्षी 1-2 महीने के लिए रहने आते हैं, फिर अपने देश वापस लौट जाते हैं। तो ये आपके प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। यदि आपको ऐसा कोई पक्षी विहार याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।